हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स मैजिक परिवार में। मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस। साइंस में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हम लोग। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पूरे एक ही वीडियो में एक चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल के माध्यम से हम लोग जो है एक ही वीडियो में पूरा एक चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है। और ज्यादा विस्तार से जानने के लिए आप लोग जो है एनसीईआरटी का बुक जो है पढ़ेंगे, ठीक है। आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो है पूरा पूरा समझ में आएगा, कंसेप्ट इससे क्लियर बहुत होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे जो है कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें और वहां से आप हमें बताएं। हम आपका जो है डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला जो टॉपिक है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है नए पदार्थ का बनना, ठीक है, नए पदार्थ का बनना। यानी अभिक्रिया होगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। समझ रहा है ना? चलिए, पहला ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करता है, आपस में मिलता है, तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए, दूसरा, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। चलिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दो पदार्थ ए और बी जो है संयोग करता है और एक सी पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट। ओके, क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है, जो नया बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, जैसे भोजन का पचना। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। टूट करके वहां से जो लीगल, मतलब जो आवश्यक पदार्थ रहते हैं हमारे शरीर में रह जाता है और अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरा, श्वसन। श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान भी क्या होता है? उष्मा क्रिएट होता है, ठीक है। हीट का उत्सर्जन होता है, तो वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, लोहे पर जंग लगना। लोहा लाते हैं आप नया खरीद के मार्केट से तो उसका रंग अलग रहता है, लेकिन हम जब खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसके बाद कुछ अलग ही रंग रूप हो जाता है, ठीक है। तब परिवर्तन हुआ,
तो हम लोग कहते हैं कि इस पे जंग लग गया है और वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, तो मैग्नीशियम कब जलता है? जब ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है, ठीक है। दही का बनना, दूध से दही बन जाता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। बदलाव को ही अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहला देखिए, अवस्था में परिवर्तन। पहला, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा, रंग में परिवर्तन, ठीक है। किसमें? रंग में परिवर्तन, रंग में भी बदलाव आता है। तीसरा, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। चौथा, गैस का उत्सर्जन। ये 4 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तनों को लिखिए। तो ये 4 ठो परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। ओके, चलिए अब रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करना है, दिखाना कैसे, ठीक है। कैसे दिखाना है तो हम आपको अब समझाते हैं। आइए, तो एक तो होता है शब्द समीकरण, दूसरा, पहला होता है आपका शब्द समीकरण, और दूसरा क्या होता है, इसी को उनके जो भी तत्व दिया रहता है, पदार्थ यौगिक दिया रहता है, संकेत या उसका सूत्र जो होगा उसके माध्यम से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 2 तरीका है। आइए, तो पहले परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी शब्द समीकरण की हम बात करेंगे, जिंक और सल्फ्यूरिकम, ये दोनों जब क्रिया करता है बाएं साइड में एलएचएस में, ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, अभिकारक हुआ। ओके, जिंक प्लस सल्फ्यूरिकम, ध्यान दीजिए जब 2 पदार्थ संयोग करेगा तो दोनों पदार्थों के बीच में प्लस का साइन देना है, ठीक है। और बीच में उसके आगे, ठीक जब हम लिखेंगे उत्पाद कि कौन सा पदार्थ बना, तो वहां पे उससे पहले क्या करिएगा कि एक तीर का साइन दे देंगे, ठीक है। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। आरएचएस वाले को यानी राइट साइड वाले को क्या कहेंगे, उत्पाद। इसका देखिए, अगर सूत्र की बात करें संकेत के माध्यम से, Zn प्लस H2SO4, ठीक है, इजकल टू, यहाँ पे तीर का निशान, ZnSO4 प्लस H2। ये तरीका होता है रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, अब हमने कहा कि अभिक्रिया को 2 तरीकों से दर्शा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है? तो एक तो अभिक्रिया होता है तो उसको शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा उसे सूत्र या संकेत के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को एक रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, किसके माध्यम से? तो तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्व या यौगिकों को संकेत या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी तत्व या यौगिक
तत्व या यौगिक को उसके संकेत या सूत्र के द्वारा संक्षिप्त निरूपण, मतलब छोटा रूप देना, संक्षिप्त निरूपण, ठीक है। संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग तत्व और यौगिक को संकेत या सूत्र के द्वारा एक संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक जो परिस्थिति होती है, क्या क्या होता है देखिए। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को जो है तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है इस प्रकार से। मान लीजिए किसी अभिक्रिया में हम जो है उसे ताप दिए हैं, टेम्परेचर प्रदान करते हैं तो नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए। दाब देते हैं तो दाब भी जो है लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए, उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, एकदम संक्षिप्त में कंसेप्ट जानिए पूरा एक चैप्टर का, ठीक है। आइए, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय हमें ध्यान देना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉज ऑफ, क्या होता है? मास कंजर्वेशन, ओके। लॉज ऑफ, इसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन, ओके। कंजर्वेशन, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन। तो क्या होता है कि लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन का सिद्धांत कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब देख लीजिए भाई, जब द्रव्यमान का न निर्माण होगा न ही विनाश होगा तो क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी जो अभिकारक होता है और उसके बाद पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब LHS एवं RHS, इसमें जो तत्व भाग लेंगे या यौगिक भाग लेंगे तो उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? दोनों तरफ समान होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए आगे अब देखते हैं इसका जो मेथड होता है संतुलित करने का, वो कौन सा मेथड होता है। तो आइए, पहला मेथड जो होगा चरणबद्ध संतुलित करना। कौन सा मेथड होगा? चरणबद्ध संतुलित करना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स बना लेते हैं और दोनों तरफ LHS यानी RHS में तत्वों की परमाणुओं की संख्या देख करके जो है बराबर करते हैं। जिसमें कम होता है जितना गुणांक से उतना गुना कर देते हैं। जैसे देखिए Fe प्लस H2, तो ये बनाएगा आपका Fe2O3 प्लस H2। अब यहाँ पे फेरस है, LHS में अगर बात करें तो फेरस का एक परमाणु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितने परमाणु? 2, ऑक्सीजन की कितने? 1, ठीक है। इधर बात करते हैं दाहिने साइड में, तो फेरस के 2 परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे 2 होने चाहिए। और O3, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 है, ठीक है, 3 परमाणु है। और हाइड्रोजन की बात करें तो 2 है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि पहले ऑक्सीजन को, यानी अधातु जो होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जिसका ज्यादा हो उसको पहले संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो ऑक्सीजन को हम संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है? 3 है। तो एक चीज ध्यान देना है कि जब ऑड आ जाए, विषम संख्या, परमाणु संख्या जो विषम आ जाए, तो गुणांक में सीधा 3 से, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो उतना ही से उठा के उसके बगल वाले में गुना कर दिया जाता है। जिससे 3 है तो यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन में कितना से गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अगले स्टेप में बताते हैं आपको। यहाँ से
ये 3-4 चरण में आपको बताया हुआ है। आइए ठीक है, देखिए हम एक ही स्टेप में आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पे Fe देखिए हम यहीं पे आपको एक ही स्टेप में समझा देंगे। यहाँ पे कुछ गलत दे दिया हुआ है इसमें। देखिए Fe प्लस H2O है ना, Fe2O3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 है राइट साइड में, तो इधर लेफ्ट साइड में भी 3 होना चाहिए। तो बगल में इसके 3 लगाइए, 3 लगा दिए, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। अब इधर तो भाई 2 ही है, तो इधर भी कितना से गुना कर दीजिए, 3 से। चलिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3। फेरस की अगर बात करें हम, तो फेरस इधर कितना है, 2, तो यहाँ भी कितना लगा देंगे, 2। देखिए एक ही स्टेप में काफी आसान तरीके से हमने इसे संतुलित कर दिया। एक बार फिर देखेंगे, देखिए एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो इधर ऑड है, तो हमने कहा कि ऑड हो तो बगल में उतना ही से गुना करिए। 3 से 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। चलिए फेरस देखते हैं, फेरस 2 ठो है और इधर 1 है, सीधा 2 उठाइए और गुना करिए, संतुलित हो गया। क्लियर है, आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अब अवस्था की हम बात करेंगे। जैसे देख लीजिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होंगे, या तो हो सकता है ठोस, हो सकता है द्रव, हो सकता है या गैसीय अवस्था में हो, या जलीय विलयन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अगर ठोस रूप में, अगर सॉलिड स्टेट में हो, तो उसके कोष्ठ में आप क्या लिख देंगे, छोटा एस लिख देंगे। ओके, तो कोई भी देख करके समझ जाएगा कि वो जो है सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में। अगर द्रव अवस्था में लिक्विड हो तो छोटा एल लिखेंगे, गैसीय अवस्था में हो तो छोटा जी लिखेंगे, अगर जलीय विलयन हो तो एक्वा यानी एक्यू लिख देंगे कोष्ठ में। देखिए यहाँ पे फेरस क्रिया किया हुआ है जल से, ठीक है, तो फेरस सॉलिड स्टेट में है तो एस कोष्ठ में है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है गैसीय रूप में है, हाइड्रोजन सॉरी जल जो है यहाँ पे गैसीय अवस्था में यानी जलवाष्प है, तो जी कोष्ठ में लिखा गया है। Fe2O3 फिर ये जो सॉलिड स्टेट में बना है तो कोष्ठ में इस है, H2 गैस निकला हुआ है तो कोष्ठ में H यहाँ जी लिखा हुआ है। ओके ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो देखेंगे कि संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, जोड़, जिसमें तत्व या यौगिक का संयोग होता है, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ बनाता है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए A+B बना देता है अलग एक C बनाता है, समझ रहे हैं ना। उदाहरण देखिए, जैसे कोयले का दहन कराया जाए, मतलब कोयला जलाया जाता है, कोयला कहने का मतलब है कार्बन, ठीक है।
तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वो जो है बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई यहाँ पे देखेंगे कि देखिए तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, और CO2 एक यौगिक का निर्माण हुआ है। जल की बात करें, जल का निर्माण, तो H2 प्लस O2 क्रिया करके बना देता है H2O, संतुलित कर लेंगे ऐसे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना को जल में डालते हैं, तब वह जो है बुदबुदाना शुरू हो जाता है, यानी बुझा हुआ चूना बन जाता है, इसका जलीय विलयन बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? CaO को कली चूना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। ओके, या कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक नाम चूना जल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चूना जल बोलते हैं। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है, आगे देखते हैं। एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर आपको मिलेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, जब चूने को जल में डाला जाता है या चूना में जल डाला जाता है तो देखिएगा उससे जो है ना वाष्प निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जिसमें ऊष्मा निकलता है तो वो भी जो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, आइए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, ध्यान दीजिए, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तब उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैसों का अगर दहन करा जाए यहाँ पे, जैसे मेथेन CH4, यानी मेथेन की बात अगर हम करते हैं, उसको अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलता है, इसके साथ ऊष्मा क्रिएट होता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्यों है? क्योंकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर के सभी अंगों से ऊष्मा उत्पन्न होता है, सभी अंगों से ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं C6H12O6, एक हुआ है जलीय विलयन है। जब ऑक्सीजन दिया जाता है 6 अणु तो ये टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा में टूट जाता है। ठीक है, चलिए, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया की अगर बात करें तो वियोजन का मतलब होता है अपघटन। वियोजन का मतलब क्या होता है? अपघटन होता है, टूटना। ठीक है, टूटना। अब ये जो है पहले वाले क्रिया में, अभिक्रिया में दो से अधिक या दो जो है क्रिया करके एक बड़ा यौगिक बनाए, और इसमें वही बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाएगा। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई जो है यौगिक है, टूटेगा तो बी और सी का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन कई तरीकों से हो सकता है। ऊष्मा के रूप में ऊष्मा दिया जाए तब विद्युत अपघटन हो सकता है। ठीक है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में भी अपघटन हो सकता है। तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ओके, चलिए, ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ उदाहरण। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, जैसे फेरस सल्फेट है, इसे ऊष्मा जब दिया जाता है तो ये जो है बना देता है आपको फेरिक ऑक्साइड बना देता है। साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है गैसीय रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग होता है, और फेरिक ऑक्साइड किस तरह का हो जाता है? भूरा लाल रंग। ठीक है, जिस प्रकार जंग लगता है। ठीक है, चलिए,
चूना पत्थर, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर बोलते हैं, व्यापारिक नाम है। जब इसे उष्मा दिया जाता है तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में टूटता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, चलिए अगला है विद्युत वियोजन, यानी जो विद्युत धारा से जो है वियोजित होता है। ठीक है, विद्युत धारा से प्रवाहित होने वाली या विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे अब जल बना देते हैं अगर H2O2 लेकर के, ठीक है, तब फिर इसे अगर हम तोड़ना चाहते हैं, अगर इसे अलग अलग जो है फिर पुनः जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हमें प्राप्त करना हो, तब क्या करते हैं? इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह पुनः ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रूप में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये प्रयोग आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे एक मग है, देखा जाए इसमें पानी रखा हुआ है, एनोड और कैथोड जो है बना करके बैटरी से जोड़ा गया है। स्विच जैसे ही ऑन किया जाएगा, दो परख नली लगा हुआ है, बुदबुदाहट शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे बुदबुदाहट शुरू हुआ, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। एक ग्रेफाइट का रड लगा हुआ है, ओके, इधर से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल रहा है। चलिए इसके बाद है प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय वियोजन होता है। जैसे AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है, जब सूर्य का प्रकाश इसे दिया जाता है तब देखिए क्या होता है। ये क्या किया जाएगा कि जब AgCl पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अर्जेंटम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाएगा। यहाँ भी इस कंडीशन में सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, यानी ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का, ओके, या AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, चलिए अब अगर उष्मा निकलता है तो कभी कभार उष्मा भी दिया भी जाता है। ठीक है, आइए तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उष्मा शोषी, शोषण करने वाला, यानी जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें उष्मा देनी पड़े, प्रकाश देना पड़े, ठीक है, या विद्युत ऊर्जा देना पड़े, तो समझिए कि वो कौन सा क्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ओके, आइए आगे अब देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में क्या होता है कि देखिए इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, दो व्यक्ति, ओके, दो व्यक्ति पहले से बैठा है और इससे एक मजबूत आदमी आता है,
और इसमें से एक कमजोर है। अब ये क्या करेगा कि ये आएगा और इसे जो है हटा देगा और हटा करके बोलेगा कि हटो यहाँ से, मैं बैठूंगा यहाँ, ठीक है। और जो मजबूत होगा वह जो है यहाँ पे आकर के बैठ जाए। ओके, मतलब मेरा तरीका है एक समझाने का। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा वह कम क्रियाशील वाले तत्व के उसके ही विलयन से उसे अलग हटा देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, फेरस इसमें डाला गया है तो क्या करेगा भाई, कॉपर और फेरस, यहाँ पे फेरस जो होगा क्रियाशील ज्यादा होता है कॉपर से, तांबा से ज्यादा लोहा क्रिया करता है, ठीक है। तांबे को आप अगर नमी में युक्त जगह पे फेंकेंगे और लोहा को, तो सबसे ज्यादा जो विघटित होगा वह जो होगा आपका फेरस होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है, ठीक है, तो ये जो है अब फेरस कहेगा कि यहाँ से कि कॉपर को अलग हटो, ठीक है, कॉपर को यहाँ अलग कर देगा और ये अपना बना देगा फेरस सल्फेट बना देगा, ठीक है। और ये फेरस सल्फेट बना देता है, देखिए इस प्रकार से एक प्रयोग देख सकते हैं आप। ये लोहे का कील जो होता है, भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जो सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट का परत चढ़ जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। अब ये जो कॉपर सल्फेट होता है, अब इसका जो कॉपर सल्फेट के नीले रंग विलयन, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। नीले विलयन का रंग अब किस प्रकार का हो जाएगा, हरा किसके कारण हो गया, FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। ऐसा इसलिए कि सल्फेट जो है कॉपर से निकलेगा तो रंग बदल जाता है। चलिए दूसरा देख सकते हैं इसी प्रकार जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है, तो कॉपर को बाहर कर देगा, बना देगा जिंक सल्फेट, ठीक है, और साथ साथ कॉपर अलग हो जाएगा। देखेंगे यहाँ जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद पढ़ना है द्विविस्थापन। क्या पढ़ना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बाद पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन देखेंगे, द्वि यानी द्वि का मतलब दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से दो ठो तत्व बाहर होगा या यौगिक बाहर होगा, ऐसा नहीं है। इस अभिक्रिया में जो होता है दो यौगिक के बीच में, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, प्लस माइनस का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ देखेंगे Na2SO2, ठीक है, BaCl2। अब यहाँ पे जो सोडियम है, ठीक है, ये क्या करेगा, क्लोरीन से आयन का आदान प्रदान करेगा। सोडियम पर एक प्लस होता है, अब यहाँ पे जो दो परमाणु है तो कितना प्लस हो गया, दो प्लस हो गया। क्लोरीन पे एक माइनस होता है, ठीक है, लेकिन दो परमाणु है तो क्या हो जाएगा, दो माइनस। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है आपस में आदान प्रदान कर लेगा। फिर यहाँ पे SO2 है और फिर उसके बाद Ba है, ठीक है, तो ये आपका बना देगा, इस पे 2 प्लस हो जाता है, ठीक है, तो ये बनाएगा आपका SO4। चलिए BaSO4 हो गया और NaCl अलग बन गया। अब इसमें जो बेरियम सल्फेट BaSO4 की सफेद जो विलयन है उसे अवक्षेप कहा जाता है, जो एक दही की तरह दिखता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन और अपचयन, इसे हम लोग ऑक्सीकरण या
एक हो जाएगा आपका अवकारक। उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं और इसे अपचयन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक हो गया, ऑक्सीकरण उपचयन एक हो जाता है। चलिए, तो क्या होगा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कंडीशन इसके लिए क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, घटता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन घटे तब उस क्रिया को हम लोग जो है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, CuO प्लस H2O हीट दिया गया Cu प्लस H2O। देखिए अब यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिर भी ऑक्सीजन का जोग हुआ। ठीक है, इसीलिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आइए चलिए, अब इसके बाद पढ़ना है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अपचयन क्या है, तो उसमें क्या था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन घट रहा था। ठीक है, तो अब ठीक इसके विपरीत कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तब उसे क्या कहा जाता है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम लोग अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए Cu प्लस H2, इसमें उपचयन और अपचयन दोनों है। ठीक है, देखिए कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, हटा अलग हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, तब हम यहाँ पे कहेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं, यानी इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब पढ़ना है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, यानी हमारे जो दैनिक जीवन में काम होता है, रोजमर्रा के जीवन में ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से प्रभाव डालता है। देखिए पहला तो अगर हम किसी भी धातु को अगर बाहर छोड़ दे तो वो जो है खराब हो जाता है, उसका उदाहरण है पहला संक्षारण। देखिए जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, ठीक है, क्षय हो जाता है, यानी ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। लोहे को अगर हम छोड़ देते हैं खुले वातावरण में तो देखिएगा कि इस पे क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जंग लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो है किस किस के अभी संपर्क में आता है, तो आर्द्रता मतलब नमी, जल वाष्प की मात्रा उपलब्ध हो, ठीक है, इन सारी चीजें जो है इस पे प्रभाव डालती है और जंग लग जाता है। ओके, चलिए दूसरा, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, अभी हमने बात किया। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ठीक है, चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ जाता है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है, ये सब और अम्ल के कारण होता है। चलिए तीसरा, यशद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जाता है। बात आता है कि अगर धातु को संक्षारित होने से बचाना है तो क्या करना चाहिए, यशद लेपन, ग्रीज कहते हैं, ग्रीज लगा देते हैं,
ठीक है। बरसात के दिनों में अक्सर जो है गाड़ियां जो है गाड़ी में जो लोहा के पार्ट्स होते हैं, धातु के पार्ट्स होते हैं, वे जो है उसमें मिट्टी पकड़ लेता है और नमी रहने लगता है तो वह जो है संक्षारित होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे तेल लगा देते हैं या ग्रीज लगा देते हैं। ठीक है। अगला है विद्युत लेपन करवा देते हैं, पेंट कर दिया जाता है ताकि, जैसे अगर दरवाजा है, खिड़की है, तो उसे पेंट कर देते हैं ताकि वह जंग ना लगे, संक्षारित ना हो। चलिए दूसरा उदाहरण देखेंगे, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है उल्टा, गंधिता गंध मतलब जो वास्तव गंध होता है उसकी विपरीत गंध आ जाए तो विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि बिस्किट हो गया, कुरकुरे हो गया, इन सारी चीजें जो होती है खाने वाली चीजें जिसमें वसा मौजूद हो, तैलीय चीज हो, तो क्या करते हैं, अगर उसका पैकेट फटा हुआ हो, गलती से कभी चींटी खा जाता है या चूहा काट देते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है और वह जो है उसमें जो वस्तु होते हैं उसका गंध खराब हो जाता है, विकृत गंधिता हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसे हवा नहीं लगने देना चाहिए। ठीक है। आइए तो विकृत गंधिता रोकने के उपाय देखते हैं। अगर किसी वस्तु को ज्यादा दिनों तक रखना है तो क्या करना चाहिए। पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी हम नाइट्रोजन बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक यानी जो एंटी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो काट सके, ऑक्सीजन का प्रभाव ना पड़ने दे, उनका प्रयोग जो है खाने वाले पैकेटों में करना चाहिए। दूसरा, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, जहां पे हवा प्रवेश न करे वैसे बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखा जाता है। ठीक है। तीसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा आप प्रतिऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। जैसे आप बिस्किट हो, कुरकुरे हो, देखते हैं कि उस पैकेट में आपको वो जो है फूला हुआ दिखता है। ठीक है। जिसका जितना क्वांटिटी उसमें नहीं रहता है वस्तु का, उसके आधे जो है हवा उसमें रहता है, तो कौन सा गैस रहता है, तो वह नाइट्रोजन गैस रहता है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है। चलिए चौथा है शीतलन द्वारा, जिसका हम लोग इंग्लिश में नाम रखे हैं फ्रीज। ठीक है। रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर। अगर हम इसमें खाना को डाल देते हैं तो आसानी से 2 दिन 3 दिन तक रख सकते हैं, खराब नहीं होता है, एकदम आपको लगेगा ताजा खाना है। ठीक है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करता है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है। पूरा चैप्टर आपका जो है क्लियर हो गया, एक चैप्टर हमने जो है इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, आपका एकदम शॉर्ट में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने इतना कुछ इसमें समझाया है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बगल में होगा, दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, गुड नाइट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।